हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की, जिसमें आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है हमारा कौन सा? वो चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का। आज हम ऑर्गेनाइजिंग के जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही डिफरेंस हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिएगा डिफरेंस बिटवीन डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट है द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। द फंक्शनल स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वो किस बेस पर बनाया जाएगा? फंक्शन के बेस पर। अंडरलाइन कर लीजिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा वो फंक्शन के बेस पर बनाया जाता है। किस बेस पर बनाया जाएगा? और डिविजनल स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वो बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। किस बेसिस पर? समझ गए? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर तो फंक्शन के बेस पर बनाया जाएगा और डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के बेस पर बनाया जाएगा। सेकंड, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यदि मैं बात करूं फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट टू मेक अकाउंटेबल एज डिपार्टमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में किसी भी डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि वहां सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो कहां पर डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट है? क्यों? क्योंकि सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। राव रिहान, मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, याद है? मैंने क्या एग्जाम्पल बताया था कि सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे पर किस तरह से वो पीछे वाले मत बताना भाई राघव। ठीक है, चलो बैठ जाओ, मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदता है, यदि अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो जो परचेज डिपार्टमेंट खरीदेंगे। परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो प्रोडक्शन भी सही नहीं होगा। प्रोडक्शन सही नहीं होगा तो सेल्स डिपार्टमेंट भी उसे आसानी से सेल। तो सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे पर इंटरलिंक हैं और यदि कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता तो किसी एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत आसान है। ठीक है, तो कहां डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट है? ठीक है, और कहां आसान है? ठीक है। थर्ड, इकोनॉमिक कॉस्ट। फंक्शनल बहुत इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल का मतलब सस्ता है, लेकिन यदि डिविजनल स्ट्रक्चर देखें तो ये इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि यहां पर रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत होती है। पहले डिसएडवांटेज में चले जाओ डिवीजन के, बताया था कि रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत होगी। समझ गए? तो कौन सस्ता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल सस्ता है और डिविजनल स्ट्रक्चर महंगा है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में लेस चांस एज मैनेजर बिकम स्पेशलाइज इन वन फंक्शन ओनली। फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजर केवल एक फील्ड में स्पेशलाइज होता है तो मैनेजर का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लेकिन यदि डिविजनल स्ट्रक्चर में बात करें तो मैनेजर को ज्यादा चांस मिलेगा, क्योंकि वो मल्टी फंक्शन परफॉर्म करता है। समझ गए? तो फंक्शनल में तो मैनेजर एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसके डेवलपमेंट के चांस कम होंगे। लेकिन कहां पर? लेकिन डिविजनल में मैनेजर मल्टीटास्क परफॉर्म करता है तो उसके स्पेशलाइजेशन के ज्यादा चांस, वो उसके क्या कहते हैं, डेवलपमेंट के ज्यादा चांस होंगे। समझ गए भाई? फंक्शनल में तो केवल प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन का वर्क करेगा, सेल्स का है तो केवल एक ही डिपार्टमेंट की नॉलेज आएगी। लेकिन यहां पर डिविजनल में मैनेजर मल्टीटास्क परफॉर्म करता है तो वो ज्यादा डेवलप हो सकता है। तो कहां मैनेजर ज्यादा डेवलप होगा? डिविजनल में। वेरी गुड। नेक्स्ट,
इसके बाद स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रिंग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आता है और डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक प्रोडक्ट की एक्टिविटी एक डिपार्टमेंट में होती है, ठीक है ना, तो वहां पर आप प्रोडक्ट स्पेशलाइज होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो फंक्शनल में तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा और डिवीजन में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। कोऑर्डिनेशन, फंक्शनल में कंपेयर टू डिविजनल लेस व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट। भाई फंक्शनल में तो क्या होगा? कम कोऑर्डिनेशन बन पाएगा फंक्शनल में तो, लेकिन यदि आप बात करें डिविजनल स्ट्रक्चर में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। तो कहां कम कोऑर्डिनेशन बनेगा और कहां ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा? डिपार्टमेंट्स में, उसमें डिविजनल में। समझ गए भाई? नेक्स्ट, अकाउंट ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। ऑटोनॉमी को फ्रीडम बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय ऑटोनॉमी? ठीक। फंक्शनल में लेस ऑटोनॉमी ऑफ एक्शन, फंक्शन में कम आपको फ्रीडम मिलेगी, लेकिन डिविजनल में आपको ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। जी, फंक्शन में तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो तो वहीं वर्क करोगे, लेकिन डिविजनल में एक प्रोडक्ट के सभी डिपार्टमेंट एक ही अंदर होंगे तो आपको ज्यादा फ्रीडम रहेगी, कहीं पर भी वर्क कर सकते हैं। समझ गए? तो कहां पर कम फ्रीडम होगी और कहां ज्यादा फ्रीडम होगी? सुटेबल फंक्शन उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फंक्शनल सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल किसके लिए सुटेबल है? लेकिन यदि बात करें डिविजनल तो वो वहां पर सुटेबल है जहां पर कंपनी मल्टी टाइप, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, वो वहां पर सुटेबल है। समझ गए? डिफरेंस खुद पढ़ लेना, आराम से आ जाएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल टॉपिक काट दीजिए। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर आए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी स्टार्ट करें, पढ़िएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पहले मैं समझा दूं प्रोसीजर। बेसिकली जब एक मैनेजर होता है उसे वर्क मिलता है तो वो अकेला सारा वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैनेजर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें मैनेजर अपना जो वर्क है वो वर्क किसको ट्रांसफर कर देगा? एम्प्लॉइज को। तो मैनेजर अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर को देगा, ठीक। रेस्पॉन्सिबिलिटी माने वर्क, ठीक है। क्या मैनेजर सारा वर्क कर सकता है? मैनेजर सारा वर्क नहीं कर सकता, तो वो अपने वर्क को क्या करेगा? वर्क यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको देगा? वर्कर्स को। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा? वर्क करने को देगा। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो साथ में कुछ अथॉरिटी भी देगा। अथॉरिटी का मतलब डिसीजन लेने की पावर। तो मैनेजर सारा वर्क खुद से नहीं कर सकता, तो वो अपने वर्क को किसको करने को देगा? इट मीन्स दैट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स को देगा, साथ में वो कुछ अथॉरिटी भी देगा। व्हाट डू मीन बाय अथॉरिटी? डिसीजन लेने की पावर। साथ में वो वर्कर्स की अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड करेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाब देना, कि भाई जो वो काम करेंगे उसके लिए जवाब भी वो देंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? मैनेजर अकाउंटेबिलिटी किसको देगा? वर्कर्स को, कि जवाब दीजिए। एक बात, अगर मैं मैनेजर हूं और मैं आप सबको काम दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको जवाब आपको देना पड़ेगा। फरहान है, फरहान को अपने काम का जवाब दे। ये अपनी अकाउंटेबिलिटी किसी और को ट्रांसफर, तो अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी, अथॉरिटी ट्रांसफर हो जाएगी, बट अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर, जवाब उसे ही देना होगा जो वो काम करेगा। समझ गए? पढ़िएगा पहले इसे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है, बहुत पूछा जाएगा। जब आपका एग्जामिनर आएगा वो आपसे पूछेगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से क्या मतलब है, तो आपको उसका जवाब देना है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए स्टार्ट कीजिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दोबारा से, अंधेरा आ रहा है, दोबारा से पढ़िए।
इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आर असाइन लॉट ऑफ वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स क्या करता है, बहुत सारा वर्क देता है। ठीक है जी, मैनेजर या यहां पर कहेंगे मैनेजर को बहुत सारा वर्क परफॉर्म करने को दिया जाता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, समझ गए क्या, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को बहुत सारा वर्क करने को दिया जाता है। एंड मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क, और मैनेजर सारे काम को खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता। ही डिवाइड द वर्क, तो वो उस वर्क को डिवाइड कर देता है अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट वर्कर्स के बीच में, अकॉर्डिंग टू दियर क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और उनसे वर्क कराता है। यहां तक बात 3 लाइन का मीनिंग बताया। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को बहुत सारा वर्क दिया जाता है करने के लिए, वो अकेले उस वर्क को नहीं कर सकता, तो वो उस वर्क को डिवाइड कर देगा वर्कर्स के बीच में, किसके अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और उनसे वो वर्क कराता है। ठीक है जी। द मैनेजर बिगिन, अब मैनेजर क्या करेगा, बिगिन विद शेयरिंग ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरलाइन कर लीजिए, शेयरिंग ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजर क्या शेयर करेगा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो काम है, जो वर्क है, जो, तो अब मैनेजर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगा किसके साथ, सबऑर्डिनेट के साथ। सबऑर्डिनेट कौन होंगे, ठीक। ही डेलिबरेटली पासिस सम ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अपनी, जी अंडरलाइन कर लो, सम ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। सम का मतलब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा, केवल कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने सबऑर्डिनेट को दे देगा। यहां तक समझे? क्या मैनेजर सारा काम खुद करेगा? बहुत सारा काम होता है खुद नहीं करेगा, तो वो उस वर्क को किसको शेयर करेगा, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब शुरुआत होगी, मैनेजर अपनी कुछ, सारी नहीं, सम, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको देगा, वर्कर्स को देगा। यहां तक क्लियर हो गई? ठीक। तो उसने अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी। आफ्टर पासिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद मैनेजर आल्सो सम ऑफ हिज अथॉरिटी, वो अपनी कुछ अथॉरिटी भी किसको देगा, एक बात समझ रहे हो, सम रेस्पॉन्सिबिलिटी है और सम ही अथॉरिटी है। कुछ ही रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा और कुछ ही अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब दे रखा है पावर टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर वो सबऑर्डिनेट को देगा। सो दैट द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी किया जा सके। समझ गए? यस, कुछ समझे? मैनेजर अपनी सम क्या देगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वर्क देगा, साथ में उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सम अथॉरिटी भी देगा, कुछ डिसीजन लेने की पावर भी देगा, सारी नहीं देगा, सम रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, सम अथॉरिटी देगा, ताकि रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की जा सके। ठीक। टू मेक श्योर दैट, ये श्योर करने के लिए सबऑर्डिनेट परफॉर्म ऑल द वर्क, कि सबऑर्डिनेट का मतलब वर्कर सारा वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करें, तो देन द एक्सपेक्टेड मैनर, किस मैनर में करें, सही मैनर में करें, तो मैनेजर क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, तो मैनेजर अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता है। व्हाट डू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी? भाई अपने काम का जवाब देना। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है। कोई डिफिकल्ट टास्क है क्या? और इसे रट लो, पक्का कर दो इसे कि मीनिंग क्या है। जी, कंपनी में मैनेजर को बहुत सारा काम मिलता है, वो अकेला सारा काम, तो वो अपना वर्क किसको दे देगा, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसकी शुरुआत होगी, मैनेजर अपनी कुछ पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी, जी एक मिनट, पहले काम ही तो देगा, काम का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो अपनी सम रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देगा, जब उन्हें सम रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो अपनी कुछ अथॉरिटी, डिसीजन लेने की पावर भी देगा, ताकि वर्कर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, और ये देखने के लिए कि वर्कर सही काम कर रहे हैं, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड कर देगा कि अपने काम के लिए क्या दें। व्हाट डू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी? आंसर दें। अब सारी को कोई काम दिया तो सारी की आंसर देगा, तो अपने काम के लिए क्या दें, आंसर दें। इस पूरी प्रोसेस को ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है। क्लियर है? कोई डिफिकल्ट टास्क याद करना, लेकिन अब एक बात याद रखना,
अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, अथॉरिटी भी दे सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं ट्रांसफर होगी। फरहान को जवाब देना है तो फरहान ही देगा, उल्टा राघव जवाब नहीं देगा उसकी जगह पर। जिसकी अकाउंटेबिलिटी होगी वो ही जवाब देगा, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्लियर? अभी जो दूंगा जवाब अगला पॉइंट डिस्कस करके, ठीक है? या इस पॉइंट को लिख के छोड़ लो, ठीक है? जब जवाब दूंगा। सेकंड, अब है जी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल। मुझे पता और मुझे उम्मीद है कि आपका जो मन में क्वेश्चन उठा वो यहां से सोल्व हो जाएगा, ठीक है? फिर पूछूंगा मैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस, समझ में आ रही भाई बात? यस सर। ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सुनिएगा बात ध्यान से पहले देखिए। ये कहता है कि अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? यानी उसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट है, बट इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब मुझे सुनना, एक मैनेजर है, यही वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। एक मैनेजर है, मैनेजर ने क्या किया, उसके अंडर में 5 सेल्स पर्सन हैं, तो उसने 5 सेल्स पर्सन को 1000 यूनिट बेचने का टारगेट दिया कि आपको 1 महीने में या जो भी टाइम होगा 1000 यूनिट बेचनी है। समझ गए? मैनेजर ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? था तो मैनेजर का काम कि मैनेजर को 1000 यूनिट बेचनी है, लेकिन उन्होंने अपने इस टारगेट को 5 सेल्स पर्सन को दे दिया। समझ गए? उस पूरे महीने में 4 लोगों ने तो अपना टारगेट पूरा कर लिया। एक बंदे जब 1000 यूनिट थी, जब कितनी यूनिट थी? 1000, और 5 बंदे थे तो एक बंदे की 200 यूनिट हो गई। तो जब 5 बंदे थे, 4 बंदों ने तो अपना टारगेट पूरा कर लिया, यानी कितना हो गया? 800। लेकिन एक बंदा बीच में बीमार हो गया। बीमार होने के कारण वो अपना 200 यूनिट्स का टारगेट पूरा नहीं कर पाया। अब मैनेजर इस बात को कहकर नहीं बच सकता कि भाई वो बंदा बीमार हो गया था और वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। ये तो मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो लगातार चेक करे कि वर्क सही चल रहा है क्या। ये मैनेजर ये कह के नहीं बच सकता कि वो बंदा बीमार हो गया था और उसने टारगेट पूरा नहीं किया। लास्ट में अकाउंटेबिलिटी जवाब तो किसने देना है? मैनेजर ने ही देना है जवाब कि भाई मेरी 1000 यूनिट बिकी नहीं बिकी। वहां मैनेजर बैठकर मीटिंग में क्या नहीं कह सकता कि एक बंदा बीमार था इस वजह से 800 यूनिट की सेल हुई, ये मैनेजर नहीं कह सकता। तो यही है, यदि तो इसलिए मैनेजर को लगातार बीच में चेक करना चाहिए कि वर्क सही चल रहा है कि अगर वो बंदा बीमार है तो सभी को अपना खुद का कॉमन गोल मानकर वो टारगेट खुद से अचीव करना पड़ेगा। ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो 1000 यूनिट मार्केट में सोल्ड हो ही। वो बैठकर ये नहीं कह सकता कि उसको बीमार था नहीं हुआ, नहीं। अकाउंटेबिलिटी जवाब तो किसने देना है? लास्ट में मैनेजर ने देना है। तो अकाउंटेबिलिटी कभी ट्रांसफर नहीं होती। अथॉरिटी ट्रांसफर हो जाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। तो अकाउंटेबिलिटी एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब अकाउंटेबिलिटी को आप कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। समझे? मेरे हिसाब से तुम्हारी बात का जवाब मिल गया होगा। मैं समझ गया था आपकी बात का, उम्मीद है मेरी। यस और नो? ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी को आप कभी भी ट्रांसफर नहीं। ये तो कोऑर्डिनेशन है टीचर और स्टूडेंट्स का, कि स्टूडेंट्स के जो माइंड में क्वेश्चन है वो टीचर समझ जाए। मेरे हिसाब से तुम यही पूछना चाहते थे किस तरह से किस तरह होगा, तो ये प्रोसीजर कि इस तरह से होगा। समझ गए? तो क्या मैनेजर बैठकर ये कह सकता है कि नहीं वो बीमार था, टारगेट पूरा नहीं, 800 यूनिट बिकी, उसे तो पूरे 1000 यूनिट्स का जवाब देना है। तो इसलिए मैनेजर को लगातार टारगेट पर फोकस करना होगा और ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि मार्केट में 1000 यूनिट्स सोल्ड हो। ये पूरा पैराग्राफ यही दिया गया, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पूरा पैराग्राफ यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, समझ गए? तो अभी फिलहाल ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और ये दोनों टॉपिक क्लियर है क्या? अब अथॉरिटी एक बार और देख ले। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैनेजर क्या देगा वर्कर को? सम रेस्पॉन्सिबिलिटी, सम अथॉरिटी देगा। अथॉरिटी इसलिए देगा ताकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की जा सके, साथ में कुछ अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड करेगा। अकाउंटेबिलिटी इसलिए डिसाइड होगी ताकि उनकी परफॉर्मेंस देखी जा सके कि वो इफेक्टिवली वर्क
कर रहे हैं क्या। लेकिन एट द एंड मैं यही कहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी को कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत बार बोर्ड में आया है टॉपिक ये, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन बहुत बार मैंने इसे बोर्ड में टॉपिक को आते देखा है। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन या हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, या हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। तो इसे बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन और एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। भाई यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। अभी मैंने तीनों का मीनिंग आपसे क्लियर किया है। तो यहां पर मैं बात करूं डेलीगेशन की, तो डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज अथॉरिटी एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं रेस्पॉन्सिबिलिटी की। फर्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्टार्ट करें। अभी मैंने आपको क्या बताया था रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, वर्क देना वर्कर को करने के लिए। क्लियर है, माइंड में सेट कर लो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो वर्कर को वर्क दिया जा रहा है करने के लिए। पढ़िएगा, देयर कैन बी, ये तो चलो 3 एलिमेंट हो गए। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जो एक इंडिविजुअल को क्या दिया जा रहा है, वर्क करने के लिए दिया जा रहा है। ये तो बताया था मैंने, कौन देता है वर्क, मैनेजर। बिल्कुल। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो वर्क इंडिविजुअल को दिया जा रहा है। इट इंक्लूड ऑल द फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉइज। जी, फिजिकल वर्क में 2 एक्टिविटियां हैं, जैसे कि मैं फिजिकल वर्क भी कर रहा, बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है, इस तरह से, ये तो फिजिकल वर्क है। और मेंटल का मतलब माइंड से सोचकर पढ़ रहा हूं, जैसे कि चौगिरी, दिस इज कॉल्ड फिजिकल वर्क। ठीक है, तो यहां पर जो वर्क दिया जाता है, वर्क में दोनों तरीके का वर्क आएगा, फिजिकल वर्क भी और मेंटली वर्क भी। समझ में आ रही है बात। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है इंडिविजुअल को जो वर्क करने के लिए दिया गया है। इट इंक्लूड ऑल द, इसके अंदर एम्प्लॉइज द्वारा परफॉर्म की जाने वाली दोनों एक्टिविटी आएंगी, फिजिकल एक्टिविटी भी और मेंटल एक्टिविटी भी। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर जॉब पोजीशन, जो कि एम्प्लॉय अपनी जॉब पोजीशन पर करता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो एम्प्लॉय को क्या दिया जा रहा, और वर्क में एम्प्लॉय 2 तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, फिजिकल और मेंटल। ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन प्रोसेस शुरुआत होती है व्हेन मैनेजर पासिस, जब मैनेजर, अंडरलाइन कर लो, सम ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैनेजर अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज सबऑर्डिनेट को देगा, तो जिसका मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम डेलीगेट का मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। किसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्लियर हुआ, क्या दिया गया वर्कर को, वर्क में 2 तरह की एक्टिविटी आ गई, फिजिकल और मेंटल। ठीक है, तो डेलीगेशन प्रोसेस की शुरुआत होगी जब मैनेजर वर्कर को वर्क करने के लिए देगा, जिसका मतलब है अंडरलाइन कर लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। तो इसका मतलब क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन कुछ ही होगी, है ना, सारी नहीं होगी, है ना भाई। ठीक, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है भाई। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैसा समझ में आ रहा टॉपिक, ये सही समझ में आ रहा है। फीचर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का फर्स्ट फीचर्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट। कूल हो जाओ, आराम से समझो, बड़े बैठ के, है ना। अब टॉपिक क्या है हमारा, ठीक। पहला फीचर है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन का मतलब जिम्मेदारी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी है, किसकी, सबऑर्डिनेट, वर्कर्स की, टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी, कि जो उन्हें ड्यूटी दी गई है वो उसको परफॉर्म करें। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी जिम्मेदारी है, कि जो उन्हें ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी को वो परफॉर्म करें। समझ गए। सेकंड, इट अराइज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके कारण से क्रिएट होगी, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन के कारण। क्योंकि सबऑर्डिनेट, हु कॉल्ड सबऑर्डिनेट, क्योंकि वर्कर बाउंड है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जो उसे सुपीरियर ने दी है।
तो जी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस कारण से क्रिएट होगी? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन के कारण। तो सबॉर्डिनेट उस काम को करने के लिए बाउंड है, बाध्य है, जो काम किसने दिया है? सुपीरियर बॉस ने दिया है। समझ गए? नहीं आएगा समझ में? थर्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा फ्लो अपवर्ड। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड जाती है, क्योंकि जी अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, क्योंकि सबऑर्डिनेट हमेशा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? सुपीरियर बॉस के लिए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर, यानी वर्कर से बॉस की तरफ जाएगी, यानी सबऑर्डिनेट अपने बॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तीनों पॉइंट समझ गए क्या? आखिरी वाला पॉइंट समझे सारी? कैसे जाती है रेस्पॉन्सिबिलिटी? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, यानी वर्कर से बॉस की तरफ जाएगी, यानी वर्कर अपने बॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, लेकिन जिम्मेदार तो उन्हीं के लिए होंगे, उन्होंने काम दिया तो जवाब तो नहीं देना है। ठीक है, इसलिए अपवर्ड है। तीनों बात दोबारा रिपीट करूं, आ गई? क्लियर है? तो ये तो था हमारा फर्स्ट एलिमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, अथॉरिटी। तो सेकंड एलिमेंट हमारा क्या है? अथॉरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? बिल्कुल, डिसीजन लेने की पावर। तो सेकंड हमारा है अथॉरिटी। ठीक, पढ़िएगा अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब है डिसीजन लेने की पावर, है ना जी? तो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब है डिसीजन लेने की पावर, टू कैरी ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय रेस्पॉन्सिबिलिटी? जो वर्क दिया गया। तो जब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे हैं, एवरी एम्प्लॉय नीड, प्रत्येक एम्प्लॉय की नीड होगी कि उसे कुछ अथॉरिटी भी मिले, क्योंकि यदि अथॉरिटी नहीं मिलेगी तो एम्प्लॉय अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। तो जब एम्प्लॉयज को, अथॉरिटी का मतलब है डिसीजन लेने की पावर, जब आपने एम्प्लॉयज को कुछ क्या दी? जब पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब एम्प्लॉय अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा तो उसे कुछ अथॉरिटी भी चाहिए। पहले क्या मिलेगी? फिर मिलेगी अथॉरिटी। ठीक है, तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए एम्प्लॉय को कुछ अथॉरिटी भी चाहिए। सो व्हेन मैनेजर आर पासिंग दियर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब मैनेजर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहा है? पास कर रहा है सबऑर्डिनेट को। तो जब मैनेजर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहा? तो दे आल्सो पास, वो अपनी कुछ अथॉरिटी भी किसको देंगे? सबऑर्डिनेट को देंगे। ठीक है, तो यही डेलीगेटिंग द अथॉरिटी। डेलीगेटिंग का मतलब तो अथॉरिटी ट्रांसफर करना ही ये सेकंड प्रोसेस है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है क्या भाई? तो पहले पॉइंट में तो क्या दी थी? तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे तो साथ में कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो पहले तो मैनेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, फिर उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कुछ अथॉरिटी भी देगा, ताकि उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा, यही डेलीगेशन की सेकंड प्रोसेस है। पहली प्रोसेस क्या होती है? सेकंड अथॉरिटी। ठीक, आगे चले। लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूं। व्हाइल शेयरिंग द अथॉरिटी, जब अथॉरिटी शेयर की जाएगी तो मैनेजर कीप इन माइंड दैट, तो मैनेजर ध्यान रखेगा कि अथॉरिटी को मैच कर दे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। क्लियर है? सेकंड चैप्टर में आया था प्रिंसिपल में, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल देनी चाहिए। यदि अथॉरिटी ज्यादा दे दी, क्या दे दी? व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? अथॉरिटी ज्यादा दे दी रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो ऑर्डर ही ऑर्डर देता फिरेगा सभी वर्कर्स को, काम नहीं करना। और यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पॉन्सिबिलिटी, और अथॉरिटी कम दी तो काम टाइम पे नहीं होना पूरा। तो इसलिए दोनों इक्वल होनी चाहिए। मैनेजर को अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या कर देनी चाहिए? इक्वल देनी चाहिए। तो यही बताया गया कि जब वो अथॉरिटी दे रहा है तो उसे क्या करना है? उसे मैच कर लेना है किसके साथ? रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। मैच करके तब वो दे। थक गए? इतनी बात क्लियर हो गई? बस आज लास्ट टॉपिक और पढ़ लीजिए, फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। ये टॉपिक और लास्ट पढ़ लीजिए। क्लियर है? अथॉरिटी के क्या फीचर्स हैं? पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? क्लियर? ठीक, अथॉरिटी हमेशा किसके इक्वल देनी चाहिए? ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों बैलेंस करके देनी चाहिए। यदि अथॉरिटी ज्यादा दे दी
तो मिसयूज होगा, मिसयूज होगा। और यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो काम टाइम पर पूरा नहीं होगा। फीचर्स ऑफ अथॉरिटी इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी अराइज फ्रॉम एन इंडिविजुअल पोजीशन। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी क्रिएट होती है एक बंदे की पोजीशन से। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक जो क्या बताइए अथॉरिटी किस तरह से क्रिएट होगी कि एक बंदे की क्या जॉब, जैसी जॉब पोजीशन होगी वैसी उसे क्या दी जाएगी, अथॉरिटी। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे की अथॉरिटी डिपेंड करेगी उसकी जॉब पोजीशन कि उसकी जॉब पोजीशन कैसी है। सेकंड, अथॉरिटी रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजीशन। अथॉरिटी का मतलब है कि आप सही डिसीजन लें अपनी मैनेजर, जिस मैनेजर पोजीशन पर है उसके अकॉर्डिंग आप सही अपना डिसीजन लें। तो अथॉरिटी में आपसे क्या आशा की जाएगी, क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि आप बिल्कुल सही डिसीजन लें। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहले पॉइंट में तो क्या बताया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी किस पर डिपेंड करेगी कि बंदे की जो पोजीशन क्या है। सेकंड पॉइंट में ये बताया कि अथॉरिटी में ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप अपनी मैनेजर पोजीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही डिसीजन लें। थर्ड, अथॉरिटी डिटरमाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अथॉरिटी इस बात को डिसाइड करता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का क्या रिलेशन, यानी कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। ठीक है जी। एंड सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट हैज डिसीजन इन सबऑर्डिनेट एक्सपेक्टिंग कंप्लेंट फ्रॉम हिम एज पर द डायरेक्शन। बेसिकली एक सबऑर्डिनेट कम्युनिकेटिंग हिज डिसीजन, एक सबऑर्डिनेट को अपने डिसीजन को बताना पड़ेगा किसको, एज सबऑर्डिनेट, रुक जाओ, एज सबऑर्डिनेट हिज डिसीजन टू सबऑर्डिनेट एक्सपेक्टिंग कंप्लेंट फ्रॉम हिज एज पर डायरेक्शन। बेसिकली सबऑर्डिनेट जो कोई डिसीजन लेगा वो जैसा उसे बताया गया होगा उसी डायरेक्शन में वो अपना डिसीजन लेगा। आप यहां पर केवल ये बात याद कर लें कि अथॉरिटी ये बताता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन, कि उनका वहां पर क्या रिलेशन है। इतनी सबऑर्डिनेट और सुपीरियर उनका रिलेशनशिप बताता है अथॉरिटी कि उनका क्या आपस में रिलेशन होगा। नेक्स्ट, अथॉरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी बेसिकली अथॉरिटी पर रेस्ट्रिक्शन होगी। अथॉरिटी किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखकर अथॉरिटी दी जाएगी। किसको ध्यान में रखकर दी जाएगी, ठीक है जी। अथॉरिटी अराइज फ्रॉम द स्केलर चेन। अथॉरिटी किससे क्रिएट होगी, स्केलर चेन के कारण क्रिएट होगी जो कि डिफरेंट जॉब पोजीशन में लिंक क्रिएट कर देती है। अथॉरिटी क्रिएट होती है स्केलर चेन के थ्रू। स्केलर चेन में ये डिसाइड होता है कि एक ए बी सी डी, ए ने डिसीजन लिया पहले बी पर जाएगा, बी से सी पर, यानी एक चेन बना देती है, तो एक लिंक क्रिएट कर देती है। ठीक है। अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सब। अथॉरिटी कैसे जाएगी जी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी जी। टीचर्स हैं, टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल मैन है, प्रिंसिपल मैन के ऊपर मैनेजमेंट है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे अथॉरिटी बढ़ती चली जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अथॉरिटी हमेशा तरफ जाती है। सबसे ज्यादा अथॉरिटी टॉप लेवल के पास होगी। किसके पास होगी, जो कंपनी के ओनर्स होंगे उनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी मिलेगी। क्लियर है। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी किसके बराबर होगी, ना ज्यादा ना कम। अथॉरिटी इक्वल टू, क्योंकि अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो मिसयूज होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई तो वर्कर को जो काम मिला है वो सही टाइम पर पूरा। इसी कारण से कहा गया कि अथॉरिटी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है कि अथॉरिटी इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप इसे एक्सप्लेन कीजिएगा कि अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो बंदा मिसयूज करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो काम समय पे पूरा। तो बस आज हम यहीं पर अपनी स्टडी रोकते हैं। आज हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखकर आप इन कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।